हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड अंकल गेट की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर हेल्थ इज वेल। ठीक है, चलिए यार, एक तो सबसे पहले यार शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। कास्टिंग चल रहा है यार, ज्यादा कुछ बात नहीं करते, बात करते हैं सिंपल सी कि भाई चल क्या रहा है यार। देखिए, एड अंकल आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है हर एक ब्रांच में, ताकि आप लोग पढ़ो और यार आगे बढ़ो। सिंपल सी थिंक ये है। और ये कोई वैसे नहीं है सर, आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब पाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता जा रहा है डे बाय डे। तो आप सबसे पहले आके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, जुड़िए। और आप देखो ना, प्रीवियस सीरीज भी हमने ऐसे चलाई है। एड अंकल ने आपके साथ इतना सपोर्ट किया कि सीरीज पे सीरीज ला रहे हैं, ताकि आपका हर एक एग्जाम ना छूटे, कोई भी एग्जाम ना छूटे। हर एक मतलब ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए आप क्या हो, अपियर हो। ये सबसे बड़ा एक मोटिव पॉइंट है। अगर ये मोटिव पॉइंट है तो यार मुझे लगता है कि इससे बेस्ट थिंग कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। तो यार देखिए, जो आज की क्लास है, तो आप लोग मुझे तो जानती हो, साथ में एड अंकल को भी जानते हो। तो देखिए, आज बात करते हैं कास्टिंग। देखिए, लेक्चर नंबर 5 चल रहा है और कल हो जाएगा लेक्चर नंबर 6। उसके बाद चलेगा आपका वेल्डिंग प्रोसेस। तो यार हर चीज को करा रहा हूं ना, ए टू जी, हर चीज को कवर अप कर रहा हूं, हर चीज को कवर अप करके चल रहा हूं साथ साथ। तो सबसे पहले यार एक काम करिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है गेट, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। गेट की तैयारी एंड ऑफ कोर्स गेट की तैयारी फॉर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। तो आपको कहां मिलेगा, जो चैनल वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए कुछ मुद्दा बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से बात करता हूं। देखो, क्वेश्चन तो आपके पास हमेशा मैं प्रोवाइड कराई देता हूं, आके सबसे पहले क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराता हूं। जैसे कि क्वेश्चन बन के आ रहा है, कुछ न्यू क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं यार। ये न्यू क्वेश्चंस है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। न्यू क्वेश्चंस जब भी आप लोग लगाओगे, तो न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस होगा, तो उसका फॉर्मूला एग्जामिनर ऑलरेडी गिवन देगा, करेक्ट ना। तो ऑलरेडी अगर वो गिवन देगा तो आपका काम चल जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, न्यू क्वेश्चंस के फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, न्यू फॉर्मूला प्रोवाइड कराएगा, और जैसे वो प्रोवाइड कराएगा तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको काम नहीं चलाना, तो अगर आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेगा ना सीरीज में, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। मैं यहीं पे पेज ऐड कर देता हूं और कुछ चीजें आगे पढ़ाता हूं। देखिए, जो आपकी कास्टिंग होती है बेटा, जो कास्टिंग है आपकी, वो कास्टिंग दो टाइप की आपकी अवेलेबल है मार्केट में। एक को बोलते हैं टेम्परेरी कास्टिंग, एक का नाम होगा टेम्परेरी कास्टिंग, और दूसरे का नाम होगा बेटा परमानेंट कास्टिंग। परमानेंट कास्टिंग, दो टाइप की कास्टिंग होती है। एक होती है टेम्परेरी कास्टिंग और एक होती है परमानेंट कास्टिंग। टेम्परेरी कास्टिंग में जैसे आपकी सैंड कास्टिंग हो गई, क्लियर, आपकी जिस तरीके से शेल कास्टिंग हो गई, ये टाइप से सारे। आपकी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है जी। आपकी फुल कास्टिंग हो गई एंड CO2 कास्टिंग हो गई। ये सभी टाइप आती है टेम्परेरी के अंदर। अगर मैं परमानेंट की बात करूं, तो परमानेंट में होती है सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगल के बाद होती है आपकी डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग इस तरीके से होती है। फिर आपकी ब्लो मोल्डिंग हो गई, मोल्डिंग का भी नाम दिया जाता है, मोल्डिंग हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपकी आप स्लश मोल्डिंग हो गई ना, स्लश मोल्डिंग, स्लश कास्टिंग लिख लीजिए, मोल्डिंग बोलते स्लश कास्टिंग लिख लीजिए। इस टाइप के जो टाइप होते हैं वो परमानेंट के अंदर आते हैं ना। ब्लो मोल्डिंग बोल दीजिए, आपने एक नाम सुना होगा ब्लो मोल्डिंग। तो ब्लो मोल्डिंग जैसे ही वर्ड आएगा तो आपको सिंपल सा आ जाएगा। जो ग्लास की वाटर बॉटल्स होती है, ग्लास बोतल बॉटल्स हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, ये जो वाटर बॉटल्स बोली होती है, ये होती है ब्लो मोल्डिंग से। किससे बनती है भाई साहब, ये ब्लो मोल्डिंग से बनती है। अब आप ये ध्यान से रखिए, ब्लो मोल्डिंग से काम किया जा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया, डाई हो गया, स्लश हो गया, इस टाइप की सभी टाइप की कास्टिंग आपको देखने के लिए मिलती रहेगी, हरदम मिलती रहेगी, और आपको इन्हीं सभी प्रोसेस पे काम करना है, ठीक है। तो टेम्परेरी के अंदर जैसे ये आ गया, तो अब क्वेश्चन यहीं से बनता है। टेम्परेरी के अंदर सैंड, सेल, आप इन्वेस्टमेंट, फुल CO2 होती क्या है, कौन से पैटर्न यूज किए जाते हैं। सिमिलरली परमानेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सैंड के बारे में करता हूं, तो क्वेश्चन मैक्सिमम सैंड से बन के आता है, और ये जो नीचे की सभी है तो टाइप से ये बनती है थ्योरेटिकल में। और ऐसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। अगर आप AE की तैयारी करते हो बेटा, बेसिकली अगर आप AE की तैयारी कर रहे हो,
तो मैं आपको बता दूं, BHEL की भी बता रहा हूं। अगर आप AE और BHEL की तैयारी कर रहे हो, आप सभी इन चीज की तैयारी कर रहे हो ना, BHEL की वैकेंसीज आएगी अपकमिंग, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। अगर ये सब पूछा जा रहा है ना, तो आपको तैयारी करनी है हर हाल में, करेक्ट है। तो अभी इन्हीं से काम करते हैं। तो आप देखिए पेज में क्या हुआ, आपसे पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो मैं पहले परमानेंट की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले? परमानेंट की बात कर लेता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का नाम लिखा जाता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग थ्री टाइप्स होती है, थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। फर्स्ट वन इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, फर्स्ट इन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेकंड वन इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल, और थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग, करेक्ट ना। अब फिर यहां से सेंट्रीफ्यूगिंग का जैसे नाम आएगा, तो एक वर्ड बनता है सर, ट्रू क्या होगा? जो सर कंप्लीटली होलो बनाएगा, होलो प्योर होलो बनाता है, दैट्स मीन नो कोर। अरे सैंड कास्टिंग के अंदर आपने देखा होगा कोर यूज की जाती थी टू मेक द होलो पार्ट्स, बट इन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल नो कोर इज यूज टू मेक द होलो पार्ट्स, ठीक है। सेकंड वन थिंग इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल। सेमी सेंट्रीफ्यूगल में क्या यूज किया जाता है सर? होलो बनाते हैं, बट हम उसके अंदर कोर का यूज करते हैं। क्या होता है? कोर का यूज किया जाता है, करेक्ट ना। अरे इतनी बात है, कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत आप मुझे आप कमेंट कर देना नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए इतना पढ़िए फिलहाल। फिर होलो में कोर का यूज किया। सेंट्रीफ्यूगिंग क्या है सर? जैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पैटर्न ट्री बनाते हो, पैटर्न ट्री, टू मेक दी पैटर्न ट्री इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो उसके अंदर यूज किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो ये तीन टाइप का होता है, यहीं से क्वेश्चंस बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई होलो में नो कोर यूज, ये भी सब कुछ होता है, तो क्या होगा? देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखिए अगर मैं आपको बताता हूं, ये कोई डाई है, ये ड्रम है, और यहां पे लगी हुई है डाई, इस तरीके से डाई लगी हुई है, और ये इस तरीके से कोई ड्रम है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को पोर्ड करते हैं इसके अंदर। किसको? लिक्विड मेटल को पोर्ड करते हैं। तो अब ये क्या करेगा भाई? रोटेट करेगा, क्योंकि यहां पे लगा होता है मोटर। यहां पे ये क्या लगे हुए हैं? मोटर लगे हुए हैं। मोटर की हेल्प से ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, हाई स्पीड रोटेशन आएगी। हाई स्पीड रोटेशन आएगी तो क्या होगा? जो हाई डेंसिटी होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट करेगा। अरे जैसे आप लोग कोई पत्थर को घुमाओ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या फिर आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल क्या लगता है? आउटवर्ड लगता है। तो ये क्या होगा? जो इसके अंदर लिक्विड मेटल होगा ऐसे ऐसे फ्लो कर, देखो ऐसे घूमेगा इस तरीके से, लाइक ये अगर मैं इसको करूं तो इस तरीके से, तो लिक्विड मेटल क्या होगा? देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला, तो जो लिक्विड होगा वो वॉल्स के चारों तरफ रोटेट करेगा। अगर वो वॉल्स के चारों तरफ देखिए ऐसे चिपक के रोटेट करेगा, ठीक है, हाई स्पीड से। तो जो हाई स्पीड होगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर हाई डेंसिटी प्योर मेटल, हाई डेंसिटी प्योर मेटल कहां पे लाई करेगा सर? इधर दीवारों पे ऐसे। तो टूवर्ड्स, देखिए ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या होगा बेटा? ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर आप कह लीजिए टूवर्ड्स, आप ये कह लीजिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या कह लीजिए टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या नियर द वॉल्स। अब ये क्वेश्चन पूछता है नियर द वॉल्स कैसे स्ट्रक्चर होगा, ग्रेन कैसे होंगे? तो भाई देखो ड्यू टू हाई कूलिंग रेट तो आपके होंगे फाइन, ड्यू टू हाई कूलिंग रेट कौन से होंगे सर? ग्रेन्स क्या होंगे? फाइन ग्रेन होंगे, और फाइन ग्रेन्स होंगे। और जो सोलिडिफिकेशन होगा रैंडमली ऑर्डर में होगा। कौन से ऑर्डर में होगा? ड्यू टू हाई कूलिंग रेट रैंडमली ऑर्डर में आपको ये कंडीशन मिलेगी। कौन से ऑर्डर में मिलेगी भाई? रैंडमली ऑर्डर में ये कंडीशन मिलेगी, फाइन ग्रेन्स और रैंडमली ऑर्डर। तो नियर दी वॉल्स, तो आपको याद रखना नियर दी वॉल्स आपको ये कंडीशन मिलने वाली है। तो थर्ड चीज, अगर आप इसके अलावा और दूसरी कंडीशन भी बात करते हो, तो अगर आप मैं दूसरी कंडीशंस को भी देखूं, अगर मैं ये दूसरी कंडीशंस को भी देखता हूं, तो अगर आप यहां पे देखो रैंडमली ऑर्डर के साथ साथ कि भाई अगर आप दूसरी कंडीशन को चेक करोगे, क्या सर सेंट्रीफ्यूगल, तो इंप्यूरिटीज कहां जाएगी? अगर आपसे बात करें सर इंप्यूरिटीज कहां पे जाएगी? अगर मैं इंप्यूरिटीज की बात करता हूं तो सर कलेक्ट हो जाएगी सेंटर की तरफ, टूवर्ड सेंटर। तो याद रखना इस चीज को, ये वर्ड आ जाएगा आपका टूवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ। अरे हाँ है ना, तो टूवर्ड सेंटर, तो इंप्यूरिटीज टूवर्ड। तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्स के पास हाई डेंसिटी प्योर मेटल मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे सर? सिमेट्रिकल होलो शेप। तो पूछ लेता है ये क्या बनेगा? सिमेट्रिकल होलो शेप बनाने के लिए काम किया जाएगा। अब ये कैसे? जैसे कास्ट आयरन के पाइप हो गए, कास्ट आयरन का जैसे पाइप हो गया, तो कास्ट आयरन के पाइप्स हो गए, या फिर आप गन बैरल्स हो गई। तो इस तरीके की जो सिस्टम है ये आपका बनता है यहाँ पे।
तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक रीजन बनता है कि भाई आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो। अरे ये बात समझ में आई? पहले आप बताइए, ये क्या बात समझ में आई क्या नहीं आई है? तो मैं होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, करेक्ट जी। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे आगे, सर ये तो इंप्योरिटीज की बात हो गई है, ये इस सब की बात हो गई, तो सर आप क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, अगर मैं प्रीवियसली क्वेश्चन जाता हूं तो ये इसका टाइप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था आपका गेट पीआई के। तो देखिए, अगर मैं आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर कुछ भी न्यू क्वेश्चंस बन रहा है मैक्सिमम टाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% है, मैक्सिमम टाइम्स कह रहा हूं, वो हर बार मैंने देखा है जितने भी न्यू क्वेश्चंस आए वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल की जो क्लासेस होती है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल जो आपका गेट एग्जाम होता है उसमें वो पहले पूछ रहे हैं। समझो कि भाई गेट में मैकेनिकल का स्टूडेंट हूं, तो मैकेनिकल स्टूडेंट से पूछने से पहले वो सबसे पहले पूछेगा पी एंड आई में। तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसे हुआ है काफी सारे क्वेश्चन में, मैं प्रोडक्शन की बात करूं या फिर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं, दोनों एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों में ये सारी चीजें बन के आई है, करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस इन हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन इज टू बी यूजिंग फॉर कास्टिंग अ मेटालिक सिलेंडर विद आउटसाइड डायमीटर इतना। ठीक है, पहले मैं गिवन ले लेता हूं बेटा, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या था, गिवन था आउटर डायमीटर 0.275 मीटर, इनसाइड डायमीटर 0.250 मीटर। जी फैक्टर, देखो जी फैक्टर क्या कहता है कि रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय वेट बाय द रोटेटिंग कास्टिंग मेटल टू इट्स वेट। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल अपॉन में वेट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी। तो एम से एम कट गया तो भाई बन गया आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी, है ना। अगर आपसे पूछे ओमेगा, तो ओमेगा लिखना 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, ये आपका बन गया जी ओमेगा। अरे आपको इतनी बात समझ में आई? यस सुनो। फिर कहते हैं 65, तो भाई जी की वैल्यू जो होती है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में, याद रखना 60 से 180 होती है। कितना? 60 से 180, तो जी इज 65। और कहते हैं कि जो जी ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि मिनिमम रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम रिक्वायर्ड टू क्लोजेस्ट, वर्ड बोला उसने क्लोजेस्ट टू। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ये क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन मिलते ही बच्चों के मन में कई शंकाएं आई। शंका क्या थी मैं आपको बता देता हूं, मैंने इस तरीके से इसको कैटेगराइज कर दिया 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहली शंका क्या थी, सर भाई हम कहते हैं कि एक सिलेंडर बना, ठीक है, एक होलो सिलेंडर बन रहा, तो उसके पास 2 डायमीटर होते हैं, एक आपका आउटर होता है, एक इनर होता है। तो सर मैं तो यहां से हमने तो एक क्वेश्चन पढ़े हैं बचपन से, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है बड़े ध्यान से बताऊंगा, और पहले मैं फाइंड आउट कर लूं उसके बाद बताता हूं सारी चीजें, ठीक है। तो सर आप यहां से रेडियस निकाल लो, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई रेडियस निकाल लेते हैं और रेडियस का सोल्व करते हैं पहले, है ना। रेडियस की बात कर रहा है तो 0.275 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.1375 मीटर, पूरा लिखना जितना आ रहा है, और इनिशियल रेडियस हो जाएगा 0.125 मीटर। ये इन सभी चीजों के बारे में बात हो गई। अगर ये सभी इन चीजों के बारे में बात हो गई तो भाई ये तो जी फैक्टर है। अब कई बच्चों के डाउट थे, सर एक काम करते हैं, मैंने कहा कि हाँ सर देखो यहाँ पे कंडीशन है 2 है, मैंने कहा कि हाँ क्या, कि सर ये देखो आर आउटर हो जाएगा और आर इनर हो जाएगा, तो सर सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, तो मैंने कहा कि मीन से ही काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आउटर रेडियस डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इसका मीन निकालोगे तो सर आपको मीन पता होना चाहिए, प्लस में 1.25 डिवाइड बाई 2, तो मीन आ जाएगा 0.13125 आ जाएगा सर। तो जी फैक्टर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये 65 इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 65 इक्वल टू आर, तो आर की जगह पे पहले आप आर मीन ले लीजिए, पहले आप इसको लिख लो ऐसे, मैं फिर डायरेक्टली आपको बता दूंगा। तो जी फैक्टर आर मीन ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मीन ही तो लेंगे ना, आउटर है इनर है, तो आप तो सीधा मीन बोलो। मैंने कहा कि हाँ मीन ही बोल रहा हूं, तो 0.13125 ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन और डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई जी क्या है 9.81। क्या एन गिवन था क्या प्रीवियस में? एन कहीं पे गिवन होगा, रोटेशनल स्पीड एन तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, एन फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो जी कितना है 65 इक्वल टू 0.3125 डिवाइड बाई 9.81,
मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई बाई पाई का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर, डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर। ये कुछ कंडीशन आ गई, यहां से मुझे फाइंड आउट करना था। क्या कोई कमेंट है क्या? अगर कोई कमेंट हो तो बता देना बेटा। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कमेंट है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मुझे बता देना कि सर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो। चलो अब यहां से n को फाइंड आउट करिए प्लीज। तो 65 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 3600 है ना, डिवाइड बाई 0.13125 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर और अंडर रूट किया n। तो भाई यहां से n की जो वैल्यू थी वो निकल के आ गई 665.59 आरपीएम। अब एक बच्चे ने तो बोला कि सर मैं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मैंने कहा कि बिल्कुल यही। तो उन्होंने ऑप्शन को चेक करा, तो ऑप्शन उन्होंने देखा सर 325, 325, 975, 650 और 1300। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, करेक्ट आंसर हो गया बी। अब एक कंडीशन और आ गई, एक बच्चे ने कहा कि सर अगर आप एक चीज देखोगे, एक बच्चे के मन में फिर से डाउट आया, मैंने कहा कि बताओ भाई। उसने कहा कि सर यहां पे यार आपने एक चीज बताई थी कि सर आउटर पे लगेगा। किस पे लगेगा? आउटर पे लगेगा। कब बताया कि सर आपने एक वर्ड बोला कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा? आउटर पे निकलेगा। कहां पे निकलेगा? आउटर की तरफ निकलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई रख लेते हैं 65 इक्वल टू 0.1375 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि यहां से एक बार एन निकाल लीजिए। जब आपने अब देखो मीन की जगह पे मैंने आउटर को पुटअप किया, तो 65 मल्टीप्लाई बाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड बाई 0.1375 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर। और जैसे ही अंडर रूट किया तो अंडर रूट करते ही एन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आ गई 0.29 आरपीएम। ये दो वर्डिंग बन के आ गई, ये दो वर्डिंग बन के आ गई। अब देखो, अब बच्चों को डाउट था कि सर ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 665 आ गया। तो वर्ड देखो लिखा हुआ है क्लोजेस्ट टू, किसके नजदीक है? बोलो ना कि क्लोजेस्ट टू बताइए, कि बताओ नियर अबाउट किसके है भाई। ये तो क्वेश्चन पूछ रहे कास्टिंग में। अब ये 2 नंबर का आपका मिलना था यहाँ कास्टिंग में, तो 2 नंबर तो मिलते यार, क्लोजेस्ट टू 650 हो गया। तो सर वर्डिंग क्या थी? आप जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने जब पढ़ा था तो यही बोला था कि आपको आर मीन करके सोल्व करना है। तो एफ सी इक्वल टू आर मीन ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 60 करना, ये जो भी था जी ये था सर। बट सर ये क्यों नहीं हुआ? आपने इसका यूज क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात ये थी। देखिए यूज क्यों नहीं किया, अगर क्वेश्चन पूछे मीन स्पीड निकाले, क्या फाइंड आउट करो कि भाई मीन स्पीड निकालो, तो मीन स्पीड निकालते वक्त हमें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर एग्जामिनर पूछे मीन स्पीड बताइए, अगर जो रोटेशन हो रहा है उसकी मीन स्पीड बताइए, तब हमें जाके ये कुछ कंडीशन निकालनी पड़ेगी। अब वो जैसे ही स्पीड की बात करे तो हमें तो स्पीड पे आगे सीधा कब्जा कर लेना है, ठीक है, तो स्पीड कब्जा कर लेना बस, ठीक है। यह बात समझ में, मीन स्पीड के लिए बोले तो यही एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन के आया, ये बन के आया गेट में, सेम क्वेश्चन ये बन के आया आपका गेट में। अब मैं आपको ये दोनों तरीके से करके बताऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को गेट मैकेनिकल, ये क्वेश्चन था गेट मैकेनिकल का, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो पिछला था पी एंड आई का, ये गेट मैकेनिकल का। तो 2-3 मिनट लीजिए और इसको सोल्व करिए प्लीज, करिए स्टार्ट। चलो इसको स्टार्ट करो, ध्यान से सोचो कि जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है ना। जितना ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, चीजों को समझोगे बेटा, अपना आप बन जाएगा। बात को समझिए क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर परफॉर्म हॉरिजॉन्टली। तो मैं गिवन लिख दूं पहले, चलो गिवन लिख लेते हैं ना। आउटर डायमीटर कहता है ये रहा, तो आउटर डायमीटर इक्वल टू 250 mm। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हो जाएगा 125, तो 0.125 mm हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनर बात करूं तो 230 mm हो जाएगा, और 230 mm का होता है 115, 0.115 mm। देख लो यही है क्या?
230 ही है ना, हाँ 230 डिवाइड बाई 2, हाँ 115, ठीक है। अरे बिल्कुल यार, इस टाइम पे तो एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। 10 मीटर जी की वैल्यू है, जी फैक्टर बोला है 60, ठीक है। अब मुझे एक बच्चे ने बोला सबसे पहले सर मीन से निकालो, मैंने कहा कि मीन का यूज कर लेता हूं, तो मैं मीन से ही यूज करता हूं पहले। तो जी कितना है, जी कितना 60 इक्वल टू आउटर मीन ले लेते हैं ना, मीन 0.125 प्लस में 0.115 और डिवाइड बाई 2, तो 0.120 आ गया है ना। मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर, और जी कितना दिया हुआ है 10, ये सोल्व करना है। तो ये बन गया 60 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 0.120 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर और अंडर रूट किया, तो जैसे ही एन आया तो बेटा देखो एन आ गया 675.237 आरपीएम। एक कॉन्सेप्ट तो ये बन के आया, कब, जब मैंने आर मीन को यूज किया। अब बच्चे ने बोला कि सर आर आउटर यूज करिए, तो मैं आउटर यूज कर लेता हूं। तो कितना था, 60 था ना, हाँ 60 इक्वल टू आउटर कितना है 0.125। देखो कितना अंतर पड़ रहा है, अगर 3 डिजिट के बाद 0.12 था इक्वल था, यहाँ 0 था, यहाँ पे 5 आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर और डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 10। तो एक बार सोल्व कर लो, 60 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 0.125 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर और अंडर रूट किया। तो अंडर रूट करने पे जो एन निकल के आया बेटा वो आया 5.9 आरपीएम। अब बताइए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कहीं पे इसने मीन बोला नहीं, सिर्फ इसने बोला कि रोटेशनल स्पीड क्या रिक्वायर्ड होगी। तो देखो मीन से ये आया और ये इससे ये निकल के आया। तो अब मैं गेट की आंसर की बता देता हूं। गेट की आंसर की में आंसर था 660 से 663। अब सब चिल्ला चिल्ला के बोले सर मीन ले लो मीन ले लो। अरे मीन क्यों लेंगे, यही था जब आंसर की आई तो मैंने भी बोला आउटर से यूज करेंगे। सर नहीं मीन ले लो मीन ले लो। अरे मीन क्यों ले लेंगे भाई, मीन स्पीड थोड़ी बोली है। उसने कहा कि क्या रोटेशन स्पीड हो सकती है, तो आउटर के हिसाब से सोल्व कर दिया। बाद में ये आंसर निकल के आया, कुछ कर नहीं पाए तो चिल्लाते रह गए। ये बताइए, तो भाई आपको ध्यान में रखना है क्या है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉन्सेप्ट, ये बन गया आंसर। तो ये आंसर आ गया, इज अ करेक्ट आंसर। तो ये रोटेशनल स्पीड वाला काफी बार पंगे से चल रहा है, पंगे में चलता ही है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छा है, ठीक है। चलो डरने वाली बात नहीं, जो है देखा जाएगा, साफ है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट है ना मिस, ये कुछ आपके डायग्राम के साथ साथ थ्योरेटिकल है, और मुझे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बेटा कराने हैं। न्यूमेरिकल के साथ साथ काफी बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरेटिकल बताओ, थ्योरेटिकल नहीं बताया। तो थ्योरेटिकल जो प्रीवियस क्लास था, प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको नेट फोर्स, याद करिए नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं प्रीवियस क्लास में। लेक्चर नंबर ये 5 है, तो लेक्चर नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो लेक्चर नंबर 4 को देखना जाके। तो नेट फोर्स क्या था सर, बायोन्सी फोर्स माइनस वेट, याद करिए यही था। तो लिखा था मैंने रो जी वी, और बायोन्सी फोर्स किसका, लिक्विड का, माइनस वेट किसका था, कोर का। तो ये जी वी लिखा था जी ऐसे, है ना। तो जी वी कॉमन आ गया था आपका। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ कोर मटेरियल इज नोन एज नेट फोर्स, और ये कंडीशन निकल के आ जाती है आपकी न्यूटन में। ये पिछली क्लास तक बताया था मैंने, जिसके अंदर था आपका कोर प्रिंट, याद करिए कोर प्रिंट के साथ साथ था आपका क्या था जी, है ना, कोर प्रिंट, शायद यही पढ़ाया था ना। हाँ, इसके अलावा कुछ तो नहीं पढ़ाया ना, ये पढ़ा है, बताओ, ये ही पढ़ाया था कोर प्रिंट वाला, है ना। चलिए अगर ये था तो ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सर, नेक्स्ट चीज पे देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड की बात करता हूं, सैंड की प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताइए। देखिए टाइम इतना नहीं है कि हमारे पास कि वो करे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट ये, और कल भी तो पढ़ाना ही है साथ में। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी सर, प्रॉपर्टी ऑफ सैंड में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टरीनेस। क्या होता है, रिफ्रैक्टरीनेस। तो रिफ्रैक्टरीनेस इज अ प्रॉपर्टी, है ना।
टू विद स्टैंड विद हाई टेम्परेचर, टू विद स्टैंड हाई टेम्परेचर। अरे लिक्विड मेटल 1100, ये समझिए 3000 डिग्री सेल्सियस पे है। कितने पे है बेटा? 3000 डिग्री सेल्सियस पे है। और आप एकदम से सैंड, लिक्विड मेटल को पोर करो सैंड के अंदर, और सैंड से जाता रहेगा। तो सैंड की कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि सैंड विद स्टैंड विद हाई टेम्परेचर, सैंड क्या हो, हाई टेम्परेचर के साथ बनी रहे। करेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी थी प्रॉपर्टी थी परमिबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी क्या होती है? टू escape the gases inside the cavity, to escape the gases from the cavity throughout the sand। अरे जो मोल्ड बन रहा है सैंड का, उसके थ्रू आउट होना तो प्रॉपर्टी है। तो यार ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? रीजन क्या है? अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ सैंड की बात करूं तो आपको पता होगा सैंड में मिक्सर किस किस का होता है। तो काफी बच्चों को मालूम होगा, सिलिका यूज करते हैं हम लोग, क्ले यूज करते हैं बनाने के लिए 70% मान लो, 20% के अप्रोक्सीमेट, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर। वाटर की परसेंटेज होती है 2 से 8%, 2 से 8%। और फिर होते हैं एडिटिव्स। फिर क्या होते हैं आपके एडिटिव्स, और एडिटिव्स क्या होते हैं 1 से 6% सपोज करो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल कौन करे? वाटर। सर वाटर ही क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि क्यों नहीं है। अब देखो, आप घर पे जाना, आपकी मदर होगी, आपने खुद काम किया होगा। मुझे पता है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो मैक्सिमम खुद भी काम कर लेते हैं, आटा गूंदने का, रोटी बनाना है ना, चपातीज बनाने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप एक उसमें ना एक प्लेट में, एक थाल में आप क्या करो, वाटर लो, सॉरी आटा लो, और आटे में पानी को मिक्स करो। आपने अगर पानी फिक्स क्वांटिटी से कम यूज किया तो आपने देखा होगा आटा आपकी उंगलियों पे चिपक जाएगा, फिंगर से चिपक जाएगा, मुश्किल हो जाता है। अगर आपने वाटर कंटेंट ज्यादा ले लिया एज कंपेयर टू जो आटा है उससे ज्यादा आपने ले लिया, तो क्या होगा? पानी के ऊपर आटा फ्लो होने लगता है ना, पानी के ऊपर। तो भाई एक कंडीशन याद रखने ना कि फ्लूइडिटी, देखिए ये लिख रहा है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड, फ्लूइडिटी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या कह रहा है कि फ्लूइडिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, कि फ्लूइडिटी मतलब फ्लो, मतलब वाटर की तरह बह जाना इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वाटर की तरह फ्लो होना इज नॉट अ प्रॉपर्टी। करेक्ट ना? तो यही वर्ड होता है फ्लूइडिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड। तो इसके बाद क्या हुआ बताओ? तो सर ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब आपको वाटर की कंटेंट क्या रखनी पड़ेगी? एक फिक्स क्वांटिटी में रखनी पड़ेगी। तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनके क्या आता है, सुनो बड़े ध्यान से, क्या बनता है, क्या आता है कि भाई आपने कुछ यहां पे कंडीशन ले ली, ये परसेंटेज ऑफ वाटर है, ये परसेंटेज ऑफ वाटर है, और इस तरफ ले लो परमेबिलिटी, इस तरफ ले लो परमेबिलिटी। तो देख लो एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ वाटर है। तो देखो यहां पे एक वर्ड लिखा मैंने 8%, तो क्या होगा बच्चे? तो देखो सुन लो बड़े ध्यान से कि देखो अगर मैं परसेंटेज बढ़ाता हूं वाटर की तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दैट्स मीन परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। बट बियॉन्ड 8% तो परमेबिलिटी क्या होगा? जब पानी का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाती है? शुड बी डिक्रीज। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? शुड बी डिक्रीज हो जाएगी। अरे हाँ है ना? तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। अरे बताओ कुछ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो क्या कहते हैं, विद इंक्रीज इन वाटर, देखो विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वाटर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन परमेबिलिटी? तो आंसर होगा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखो मेरे क्वेश्चन को सुनो कि अगर परसेंटेज ऑफ वाटर को इंक्रीज कर दिया जाए, सुनो परसेंटेज ऑफ वाटर को इंक्रीज कर दिया जाए तो परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? इफ इंक्रीज इन परसेंटेज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द परमेबिलिटी? तो परमेबिलिटी इफेक्ट होगा फर्स्ट इंक्रीज अप टू सर्टेन पॉइंट, आफ्टर देन डिक्रीज। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये आपका बनता है। तो भाई परमेबिलिटी नंबर होता है, ये परमेबिलिटी नंबर क्या होता है? जो सैंड पार्टिकल्स है उनके साइज की बात कर रहा है, जो सैंड के पार्टिकल्स है उनके बारे में बात कर रहा है। ध्यान से सुनो, जो सैंड के पार्टिकल्स है उनके बारे में बात कर दो। परमेबिलिटी नंबर होता क्या है बेटा? वॉल्यूम बाई पीएटी, वीएच बाई पीएटी, ये कहलाता है। वी क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन। ठीक है, तो ये यूनिट होता है बेटा 2000 सीसी। कितना? ये फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन तो 2000 सीसी। एच, हाइट ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन, तो अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट होती है 5.08 सेंटीमीटर। कितना? 5.8 सेंटीमीटर। और ऑफकोर्स डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो 5.0। पी, प्रेशर डिफरेंस, अगर ये बात कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा है थ्रू आउट द सिलेंडर, ये होता है बेटा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा है। दूसरा ए, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, ये क्या होता है आपका? कितना? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो 20.26 ग्राम पर सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होता है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई ये कहां से निकल के आया यार? एरिया कुछ नहीं आया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से आ गया। और टी, टाइम टू स्केप, तो टाइम मिनट, स्केप मतलब गैसेस को पास होने के लिए कितना टाइम लगा। तो भाई अगर आप इसको देखोगे तो परमेबिलिटी नंबर, वॉल्यूम कितनी है भाई? 2000, हाइट कितनी है बच्चे? 5.08, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है? 10, मल्टीप्लाई बाई 20.26 मल्टीप्लाई बाई टी मिनट, ये टाइम इन मिनट आ गया। अब आपको इसको सोल्व करना है माय डियर, करिए सोल्व। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 5.08 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 20.26, तो सोल्व करने पर आ जाएगा 50.148 लगा लो, अपॉन में टी मिनट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका परमेबिलिटी नंबर। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से गिवन है, अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी तरीके से गिवन है तो बन जाएगा परमेबिलिटी। अरे हाँ है ना? तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से सोच विचार कर लिखा जाता है। क्या किया जाता है? सोच विचार कर किया जाता है। तो अगर आपसे यहां से भी पूछ ले, सपोज क्वेश्चन कैसे दे दिया? क्वेश्चन दे दिया भाई टाइम है 3 मिनट है आपकी, सॉरी टाइम दे दिया 80 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया? 80 सेकेंड, टाइम दे दिया 80 सेकेंड, और प्रेशर दे दिया 10 ही रखे क्या? एक काम करते हैं, प्रेशर को लिख देते हैं 5 ग्राम, इस तरीके से लिख देते हैं प्रेशर को। ठीक है, अब सोल्व करो तो देखो परमेबिलिटी नंबर क्या हो जाएगी? वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो रहेगा 2000 ही, हाइट रहेगी 5.08, प्रेशर रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20.26, और ये मिनट में निकालना है। तो टाइम देखो 80 सेकंड, मिनट में कैसे लिखेंगे? 80 डिवाइड बाई 60, 60 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 60 की मल्टीप्लाई कहां कर देते हैं? ऊपर कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो ये देखो ये हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाई 5.08 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 80, अरे मिनट हो गया ना भाई, 80 डिवाइड बाई 60 मिनट डिवाइड बाई 20.26 और डिवाइड बाई 5, और जैसे आपने इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 50.22 परमेबिलिटी नंबर। और मैंने जैसे आपको बताया कि परमेबिलिटी नंबर होता है 60 और 120 के बीच में, तो कॉन्सेप्ट निकल गया। तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर इस तरीके से, सिर्फ चेंजेस बोल दिए उसने, और जैसे ही चेंजेस बोलेगा तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद करने की चीजें। अरे हाँ है ना? चलो बहुत अच्छे है। तो मुझे होप है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे परमेबिलिटी नंबर निकल जाता है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में बात चल रही है, तो 2 प्रॉपर्टीज मैंने करा दी। तीसरी, फ्लूइडिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी बट फ्लोएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, फ्लोएबिलिटी बट फ्लूइडिटी इज नॉट। याद रखना, फ्लूइडिटी इज नॉट, ये मैं और फिर से लिखा रहा हूं, फ्लूइडिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इज नॉट अ प्रॉपर्टी। अरे हाँ है ना? बस इस चीज का याद रख लेना, ये प्रॉपर्टीज नहीं है। चलो फ्लोएबिलिटी हो गया। फोर्थ पॉइंट पे क्या हो गया सर? कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी हो गया एक तरीके से, फोर्थ हो गया। फिफ्थ हो गया कोहेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। फिर सिक्स्थ हो गया एडहेसिव प्रॉपर्टी, ये एडहेसिव हो गया। फिर आ गया ग्रीन स्ट्रेंथ। कोहेसिव आप जानती हो, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, एडहेसिव अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा?
ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है कि द मॉइस्चर कंटेंट अप टू द मॉइस्चर कंटेंट अप टू द मॉइस्चर कंटेंट अप टू 2.6%. The moisture content up to 2.6% is known as green strength. 7 ड्राई स्ट्रेंथ क्या होती है? देखो कुछ नहीं है, आपने क्या किया, मोल्ड प्रिपेयर कर दिया, मोल्ड प्रिपेयर किया ना। मोल्ड क्या होता है, आपने सैंड वाटर एडिटिव्स मिला के एक मोल्ड प्रिपेयर कर दिया। उस मोल्ड में क्या करो, ग्रीन स्ट्रेंथ हो गई, वो ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होगी, ग्रीन, क्योंकि उसके पास कंटेंट है ना, मॉइस्चर है 2.6% तक। अगर उसी जो मोल्ड में मैंने क्या किया, लिक्विड मेटल को पोर्ड कर दिया, क्या किया, लिक्विड मेटल को ही पोर्ड कर दिया। जैसे ही मैंने लिक्विड मेटल को पोर्ड किया तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही वो इवेपोरेट हुआ तो जो पहले ग्रीन स्ट्रेंथ थी अब वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्राई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही आपकी कुछ क्या है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ी होगी, करेक्ट है। अब देखिए यहां पे ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, भाई ये हॉट टीयरिंग क्या है, किसकी वजह से हॉट टीयरिंग है, ये वर्डिंग देखिए, हॉट टीयर्स। तो ये जो अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, एक्सपेंडेबल, आप देखिए ये लिखा है एक्सपेंडेबल पैटर्न का यूज क्या किया जाता है, तो ये सभी क्वेश्चंस है। तो यहाँ देखो, आपको यहाँ पे देखा होगा कास्ट भाई हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में देखो द डेंसिटी ऑफ द पार्ट, बताओ डेंसिटी कहां पे होगी, मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस। देखो लिखा ना, यही तो बताया था आपको, मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस। तो मैक्सिमम एट द आउटर रीजन पे क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर ये क्या होता है भाई, वुड फ्लोर। ये वुड फ्लोर क्या होता है, एक तरीके का एडिटिव होता है। एडिटिव यूज क्या किया जाता है, कोलैप्सिबिलिटी ऑफ कोर की कोलैप्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। ये कोलैप्सिबिलिटी क्या है ये भी समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में, एक तरीके से। ये क्या कहता है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड मोल्ड। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, फ्लूडिटी। मैंने बोला ना कि सैंड की प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूडिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉरी ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी किस चीज की है बच्चे, सॉरी ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, वाटर की होती है ना, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है फ्लूडिटी। तो ये सैंड की थोड़ी है, सैंड की ये है, ये तो आपका डी ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। डी इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो ये सभी गेट के क्वेश्चन है, बात समझ में आई। तो ये सभी के सभी गेट के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही है, ओके करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट, ये मैं आपको करा चुका हूं। तो अभी कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है, ठीक है। तो प्रीवियसली आओ। तो सर अगर आप यहां पे देख रहे होंगे बच्चे, तो यहां पे देखो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं डिफेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिफेक्ट्स से। तो पहले कास्टिंग डिफेक्ट्स को ही कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कास्टिंग डिफेक्ट्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, पर मैं सबसे पहले जो आपको बताना चाह रहा हूं वो बताऊंगा मैं आपको मिश्रण। देखिए मैं पहले बताऊंगा आपको मिश्रण, और दूसरा है कोल्ड शर्ट। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। कोल्ड शर्ट एंड दी मिश्रण। मिश्रण क्या है, देखो ये क्या कह रहा है सर, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बस एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूं। देखिए ये क्या है, देखिए ये कोई कैविटी थी, ठीक है। कैविटी को ऐसे मत बनाइए लास्ट में, ताकि और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सिंपल सा एक चीज बना देते हैं कि सर जो ये मैंने बनाया पार्ट यहां से यहां तक का, ये एक कैविटी है। यहां से यहां तक का क्या है बेटे, कैविटी है। अगर ये कैविटी है तो देखो यहां पे क्या हुआ, लिक्विड मेटल को पोर्ड किया, तो एक एंड से पोर्ड किया, तो देखो ये कैविटी में फिल हो रहा है, 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 और यहां पे आके मात खा गया। तो ये मिश्रण हो गया, मतलब इस लाइन तक इसको पहुंचना था, तो क्रीज तक पहुंचने से पहले आउट हो गया। तो इस वर्ड को बोलते हैं मिश्रण। रीजन क्या है, आउट होने का रीजन क्या है, तो भाई वो ढंग से नहीं भागा होगा, दैट्स मीन उसकी फ्लूइडिटी। तो लेस फ्लूइडिटी क्या होता है, लैक इन फ्लूइडिटी या लेस फ्लूइडिटी। रीजन क्या है, लेस फ्लूइडिटी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड मेटल। सैंड की बात नहीं कर रहे हम लोग, बात कर रहे हैं लिक्विड मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिक्विड मेटल में क्या हुआ, जो उसकी फ्लूइडिटी है लिक्विड मेटल की वो काफी कम है, लैक ऑफ फ्लूइडिटी। अरे हाँ है ना, बोलो इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर जो टेम्परेचर है, पोरिंग टेम्परेचर, उस पोरिंग टेम्परेचर में क्या है आपका, पोरिंग टेम्परेचर इसका कम है। तो पोरिंग टेम्परेचर भी कम है, फ्लूइडिटी भी कम है, तो रीजन ये है कि ये अपने उस तक पहुंच नहीं पाया। अगर मैं कोल्ड शेड की बात करता हूं, सिंपल सा एग्जाम बता रहा हूं, देखो ये कोई कैविटी है, और ये कैविटी को मैं ऐसे दो एंड से फिलअप किया है ना। तो लिक्विड मेटल इस एंड से भी जा रहा है और लिक्विड मेटल इस एंड से भी जा रहा है। तो लिक्विड मेटल दोनों एंड से गया,
तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये इस तरफ बढ़ा, ये इस तरफ बढ़ा, तो ये जब बढ़े तो देखो ये आपस में यहाँ पे मिल ही नहीं पाए, ये आके यहाँ पे सोलिडिफाई हो गया, ये यहाँ पे, तो ये बीच वाला स्पेस कम रह गया कम। तो देखो टू स्ट्रीम आर नॉट फ्यूज प्रॉपर्ली, टू स्ट्रीम्स आर नॉट फ्यूज प्रॉपर्ली। तो देखो दो स्ट्रीम थी, अब कह रहा है ना प्रॉपर्ली, देखो एक स्ट्रीम ये रही और एक स्ट्रीम ये रही, तो दोनों स्ट्रीम प्रॉपर नहीं है। तो देखो स्ट्रीम आर नॉट फ्यूज, आके मिक्स नहीं हुई, इसी वर्ड को बोलते हैं भाई कोल्ड शर्ट, इसी वर्ड को क्या बोलते हैं भाई, कोल्ड शर्ट बोलते हैं कि प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हुई। तो रीजन क्या है, सेम रीजन इज सेम, ये रीजन लेस फ्लूइडिटी एंड लेस पोरिंग टेम्परेचर। अरे हाँ है ना, बोलो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, ठीक है, ये सभी चीजें, तो लेस फ्लूइडिटी, तो रीजन ये बन गया। दूसरी चीजें आपको याद रखनी है सर, स्वेलिंग हो जाना, स्वेल हो गया, ठीक है। स्वेल कैसे होता है, सपोज करो देखो ये आपकी इस तरीके से कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है, तो जैसी कैविटी यहां पे आया तो देखो जैसे ये यहां हुआ तो लेस रैमिंग फोर्स की वजह से ये कुछ पोर्शन बाहर निकल के आ गया, ऐसे ये कुछ पोर्शन अगर ये बाहर निकल के आ गया तो इस तरीके से स्वेल हो गया। तो देखो अगर मेरे हाथ पर चोट लग गया तो कुछ ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, तो इस वर्ड को बोल दिया स्वेलिंग। अरे हाँ है ना, तो स्वेलिंग हो गया। फोर्थ हो गया वॉश, अब फोर्थ कंडीशन होगी वॉश। वॉश कैसे हुआ, अरे सर इस तरीके से आ रहा था ना लिक्विड मेटल, तो अगर आप यहाँ पे देखो लिक्विड मेटल, तो यहां से ये क्या करेगा, कट एंड वॉश, इसको लिख दो कट एंड वॉश। तो कट एंड वॉश में क्या होगा सर, ये ऐसे आएगा और इस तरीके से ये जो लिक्विड मेटल है, लिक्विड सैंड को उठा के ले जाएगा। देखो कट किया और वॉश मतलब धुलता हुआ ले गया इस तरीके से, तो ये बन गया कट एंड वॉश बन गया। अरे हाँ है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ सर, कट एंड वॉश तो आपने बता दिया। एक होता है जी स्लैग इंक्लूजन, क्या हो गया स्लैग इंक्लूजन। तो स्लैग इंक्लूजन क्या है, ये आपकी कैविटी है, इस तरीके से ये आपकी रखी हुई थी कैविटी, और कैविटी में क्या हुआ, ऊपर से जो ये रैमिंग फोर्स है, लेस रैमिंग फोर्स क्या हुआ, ये कैविटी में आके इस तरीके से गिर गया। अरे लिक्विड था ऊपर से आके, तो क्या हुआ सोलिडिफाई हो गया। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो सैंड इस तरीके से चमकती है जैसे कोई डायमंड हो ना, हल्का सा चमक आ रही है उसमें, है ना। तो आपने देखा उसी वर्ड को बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। क्या बोलते हैं उसको, सैंड। तो ड्यू टू लेस रैमिंग फोर्स, तो आप क्या बोलोगे, लेस रैमिंग फोर्स। तो प्रॉपर रैमिंग नहीं हुई थी, तो लेस रैमिंग फोर्स के बारे में आप लोग इस तरीके से लिख देते हो। तो ये वर्ड आ जाएगा आपका लेस रैमिंग फोर्स के बारे में करना। अरे हाँ है ना, बोलो भाई, कुछ बोलो भाई। आज अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो काम चल जाएगा, बात समझ लो भाई आप लोग। चलो तो ये बन गया जी यहाँ पे। अब देखो ऐसी कॉन्सेप्ट, फिर हॉट टीयरिंग, बहुत चीजें। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको भी बताता हूं। हॉट टीयरिंग क्या कह रहा है सर, देखिए हॉट टीयरिंग इन अ मेटल कास्टिंग इज ड्यू टू। हॉट टीयरिंग किसके वजह से होता है, देखिए हॉट टीयरिंग क्या होता है, हॉट टीयर हो गया, टीयर बियर है ना, टीयरिंग हो गया, तो क्या हो गया सर, हाई फ्लूइडिटी मेटल इज, मेटल कास्टिंग में हाई फ्लूइडिटी नहीं, तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा वाइड रेंज, ये वाला सी ऑप्शन, वाइड रेंज ऑफ सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर। तो वाइड रेंज, तो सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा, टीयर बियर हो जाता है हॉट टीयरिंग। तो वर्ड बोलते हैं हॉट टीयरिंग, मतलब टेम्परेचर अगर अलग, यहाँ पे अलग है दूसरी तरफ अलग है, और जब वो सोलिडिफाई होगा तो आपस में क्या करेंगे, क्रैक्स क्रिएट करता है, तो हॉट टीयरिंग हो रहा है। तो वाइड रेंज ऑफ सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से दे दिया, कोल्ड शंट बोल दो, कोल्ड शर्ट बोल दो, कोल्ड शर्ट बोल दो। अब यार मैं यहां से कैसे बताऊंगा, तो बताने का तरीका देखो। अगर मैं यहां पे बोलूं, देखो श्रिंकेज, देखो अगर मैं वर्ड को ढूंढू श्रिंकेज, श्रिंकेज कब होता है, अगर कोई मुझे बोले श्रिंकेज कब होता है, तो पहले मैं एस से लेता हूं, कोल्ड शर्ट। सिंपल सी बात है, मैं अगर एस का यूज करूं तो एस बोल रहा है कोल्ड शर्ट। सर दो स्ट्रीम एक्सट्रीमली, तो देखो इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल, तो दो स्ट्रीम का, तो एस का बन गया 1। तो जहां पे S1 है उसको, सॉरी S1 को रहने दो और सबको कट करो। तो S1 को अगर मैं रहने दूं तो ये देखो S4 भी उड़ गया और ये भी उड़ गया, करेक्ट है भाई। अब देखो S1 आ गया, R2, अब उसने R2 का तो खुद बोल दिया, R का ये लो परमिबिलिटी ऑफ द सैंडबॉल, देखो R2 ये रहा, R2 ये रहा, R2 और R2, S1 और S1 ये रहा, तो R का बोल दिया 2, लो परमिबिलिटी ऑफ सैंडबॉल, तो ब्लो होल्स हो गए इसकी वजह से। अब बोलते हैं श्रिंकेज, तो यार खुद देखो श्रिंकेज क्या हो रहा है, डिफरेंट, देखो ब्लो, फिर बोलता हॉट टीयर, हॉट टीयर अभी बोला है डिफरेंशियल कूलिंग रेट, मतलब अलग अलग। तो हॉट टीयर की अगर डेफिनेशन देखो, ये तो कह रहा है
वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो हॉट ईयर का वेस्ट हो गया 4, तो मैं लिख सकता हूं पी का हो गया 4। और क्यू बचा, क्यू का श्रिंकेज दिख रहा है, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड। बिल्कुल श्रिंकेज होता है, 3 स्टेज थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों स्टेज या तो ये लिक्विड थी, ये लिक्विड प्लस सॉलिड और लास्ट वाली सॉलिड, तो ये 3 स्टेज थी ना, था कि या नहीं था बताओ, यहाँ पे एक बीच में है ना। तो इस तरीके से तो ये ना, तो क्यू का क्या बन गया थर्ड, तो अगर क्यू का थर्ड हो गया तो बी ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी। तो इस तरीके से समझाने का तरीका ये है भाई, इनको बोला जाता है कास्टिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, तो कास्टिंग डिफेक्ट्स आपके ये बन गए। अगर आप और कास्टिंग डिफेक्ट्स की बात करते हो तो यार बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स मैं लाया था, ये तो आपने कर ही लिए सारे। तो देखो सारे क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी लगा चुके हो, तो देख लो भाई, ये रहा, ये एक कास्टिंग डिफेक्ट ये रहा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले से वो ढूंढो जो इजी था, मिश्रण, ये मिश्रण है, मिश्रण क्या था आपका, इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी। देखो याद करो, क्योंकि मैंने कहा था लैक ऑफ फ्लूइडिटी, लेस फ्लूइडिटी तो इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी। तो क्यू का अगर आप चेक करो ऑप्शन नंबर 4, तो क्यू का 4, क्यू का 4, क्यू का 3 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, करेक्ट ना। अब देखो दूसरी चीज क्या है सर, देखो वॉश कब होगा। अब अगर मैं वॉश की बात करता हूं, यहीं पे आ जाओ, वॉश, अगर वॉश हो रहा है तो ये देखो ये वॉश हो रहा है, तो अगर ये चारों तरफ सैंड है और मैं कह रहा हूं कि सैंड धुलती हुई चली गई, तो क्या हो रहा है, सैंड का इरोजन हो रहा है ना भाई। अगर आप ये देखो आपकी दीवार है, और दीवार में मैं यहां पे क्या करूं, इनको निकालना स्टार्ट करो, तो आप कहोगे इरोजन हो रहा है, तो वॉश का हो गया इरोजन, तो मोल्ड इरोजन। तो भाई देखो क्यू का हो गया 4th, चेक करते रहना, क्यू के बाद एस, एस मैंने बता दिया, एस का हो गया मोल्ड इरोजन, तो एस का हो गया दूसरा, तो एस का दूसरा देख लो, एस का दूसरा ये निकल गया। चलो आर का देख लेते हैं, हॉट टीयरिंग, और ये देख लेते हैं ब्लो होल, तो पुअर परमेबिलिटी, तो पी का तीसरा ये रहा, मिश्रण ये रहा बेटा, हॉट। अब देखिए वॉश बच गया तो मोल्ड इरोजन, और बाकी का हॉट टीयरिंग क्या हो गया, पुअर कोलैप्सिबिलिटी। तो हॉट टीयरिंग क्या होगी, वाइड रेंज होगी या फिर पुअर कोलैप्सिबिलिटी होगी। और कोलैप्सिबिलिटी कब होती है, ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परेचर बोल लीजिए, या फिर जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक दूसरा क्या करेगा, वहां पे वाइड रेंज, तो हॉट टीयर क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप कॉन्सेप्ट को देखो भाई, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट किया जाता है। बन गए डिफेक्ट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। किस नंबर के है बेटा, 2 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मोल्टन मेटल द ग्रेन इन द कास्टिंग नियर द मोल्ड वॉल एरिया। मोल्ड वॉल एरिया मैंने बोला था फाइंड एंड रैंडमली ऑर्डर, तो फाइंड एंड रैंडमली ऑर्डर। अगर पूछे रैंडमली ऑर्डर क्यों है, ड्यू टू हाई कूलिंग रेट, ड्यू टू हाई कूलिंग रेट, तो ड्यू टू हाई कूलिंग रेट आपका बनता है ये कॉन्सेप्ट, तो ड्यू टू हाई कूलिंग रेट, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया भाई, ड्यू टू हाई कूलिंग रेट, तो फाइन एंड रैंडमली, तो ये सब हो गया कट गया, कोर्स तो होता ही नहीं, फाइन होता है, ठीक है, करेक्ट ना। चलिए द पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम विच रेगुलेट द रेट ऑफ पोरिंग, विच मैंने बोला था आपको चोक, बोलोगे ना ये वाला, तो ये पार्ट हो गया चोक, तो चोक हो गया आपका ये रेगुलेट करने वाला, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरी चीज आपको पढ़ाना चाहता हूं कि दूसरी चीज कॉन्सेप्ट क्या है। अरे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, आप कमेंट कर सकते हो बेटा, जल्दी से कमेंट कर देना, वो हम पढ़ लेते हैं, बाद में भी कर लेना जब आप क्लास देखोगे, तो नो इश्यूज है उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आगे बढ़िए। देखिए देखो ट्रू की अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की बात करूं तो एक वर्ड आता है सर कास्टिंग में, कास्टिंग यील्ड। ये कास्टिंग यील्ड होता क्या है, किसकी बात करते हैं, कास्टिंग यील्ड की बात करते हैं। तो कास्टिंग यील्ड होता है सर वेट कह लीजिए एक तरीके से, अगर मैं वेट करूं या वॉल्यूम कह लीजिए, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट या वॉल्यूम कह लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम एक्चुअली में क्या होती है, टोटल वॉल्यूम को लिख लेना वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस में वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट, ये सारी चीजें होती है। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस में वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट होते हैं। अरे हाँ ना, पहले ये बताओ ना। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग की अगर बात करें तो अगर देखो मैं ट्रू की बात करता हूं बेटा, देखो ट्रू के बारे में, तो ट्रू में देखो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या उसके अंदर आपने कोई राइजर वाइजर लगाया, नहीं,
तो ट्रू के अंदर नो गेटिंग सिस्टम, क्या बोलो, नो गेटिंग सिस्टम, तो कोई गेटिंग सिस्टम नहीं होता। अगर कोई गेटिंग सिस्टम नहीं है तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग में ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो वॉल्यूम तो 1 आ गया, तो अप्रोक्सीमेट 100%। तो कितना हो गया बेटा, अप्रोक्सीमेट यूनिटी हो गया 100%। तो अगर आपसे कभी पूछे तो कास्टिंग एज, तो बोलना ट्रू का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्या होता है, सेमी का होता है, और सबसे कम सेंट्रीफ्यूगिंग का होता है। बिकॉज सेंट्रीफ्यूगिंग में क्या यूज करते हैं हम लोग, गेटिंग एलिमेंट, यहां पे लगा होता है गेटिंग एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं हम, मैक्सिमम गेटिंग एलिमेंट। तो सेमी में कोर आ जाती है, इसलिए वहां पे कुछ प्रोसेस चला जाता है, तो ट्रू में सबसे ज्यादा, सेमी में कम, और सेंट्रीफ्यूगिंग में क्या जाता है बेटा, गेटिंग एलिमेंट आ जाता है। तो ये कंप्लीटली ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, तो नो गेटिंग सिस्टम। तो ट्रू में इस तरीके से 100% अप्रोक्सीमेट होता है। तो कभी आपसे पूछ ले कास्टिंग एल्ड पूछ ले तो आप लोग इसका आंसर बता दें, अरे यस और नो। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हो, बड़े ध्यान से पढ़ने का होता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैं अब एक बात करता हूं, डाई, आपने पूछा था डाई कास्टिंग, है ना, डाई कास्टिंग, सॉरी, डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग टू टाइप्स होते हैं। डाई कास्टिंग हैज टू टाइप्स, वन इज प्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग, प्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग। प्रेशराइज्ड कास्टिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड प्रेशर डाई कास्टिंग और हॉट प्रेशर डाई कास्टिंग। और डाई कास्टिंग दूसरी होती है ग्रेविटी डाई कास्टिंग। कौन सी, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो आप ये समझ लीजिए, चलो पहले प्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग की बात करते हैं। तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं बेटा प्रेशराइज में, तो नंबर 1 होता है कोल्ड डाई कास्टिंग। आप पहले हॉट के बारे में पढ़ लीजिए, पहले हॉट पढ़िए फिर डाई। तो फर्स्ट होती है हॉट डाई कास्टिंग, हॉट प्रेशर डाई कास्टिंग। तो हॉट कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो प्रेशर लगना हॉट कास्टिंग में, याद रखना हम यूज करते हैं लेस मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, लेस मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल, लेस मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। तो मटेरियल क्या, जिनका टेम्परेचर क्या हो, लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो याद रखना सिर्फ 3 होते हैं, लेड, टिन और जिंक। कौन कौन से होते हैं, बस यही होते हैं कि हॉट डाई कास्टिंग में 3 ही प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, जिनका नाम है लेड, टिन और जिंक मटेरियल का यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट। लेस लिख लो या लो लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे, आपकी मर्जी है। तो ये आप लिख लीजिए लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का यूज किया जाता है, लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस। तो लेड, जिंक और टिन। तो है क्या दोनों में, अरे यहां पे आओ। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, देखिए क्या होता है बेटा, देखिए ये मैं बना रहा हूं डाई, दीज आर द डाई, ये आपकी डाई है इस तरीके से ना, आप बस इस तरीके से समझिए, ऐसे ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ये होती है मूवेबल डाई, इसको बोलते हैं मूवेबल डाई। ये होती है आपकी फिक्स डाई, है ना, ये मूवेबल डाई, ये फिक्स डाई। यहां पे लगा होता है कूलिंग टावर। अब देखो यहां पे ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ एग्जांपल के तौर पे प्रेशर लिख रहा है, तो ये प्लंजर कोई प्रेशर लगाता है, ये प्लंजर है आपकी, दिस इज योर प्लंजर, जो प्रोड्यूस करेगी प्रेशर। यहां से लिक्विड मेटल को इस तरीके से पोर किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं सर, इसके साथ अटैच करते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो ये क्या होती है, फर्नेस। फर्नेस के पास क्या होती है, हीट होती है। तो दिस इज योर फर्नेस, ये आपकी होती है फर्नेस, जो हीट मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स लिक्विड मेटल आएगा 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 आएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो ये होती है आपकी गूज नेक। ये क्या होती है आपके बच्चे, दिस वन इज योर गूज नेक। ये होती है डाई, गूज नेक बनी होती है डाई स्टील की। तो ये यहाँ पे ऐसे बन के आएगा, ये ऐसे। तो देखो लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, सिंपल सी बात है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा लो है, लो है। तो यहां तक आते आते सोलिडिफाई हो जाएगा, प्रेशर तो लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फर्नेस लगाते हैं। फर्नेस आई, यहां से निकल के ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके ये। तो देखो हाई एक्यूरेसी, आप समझो कि ये क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, दिस वन इज हाई एक्यूरेसी। तो क्या प्रोवाइड करा रहा है भाई, ये हाई एक्यूरेसी मटेरियल या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो हाई एक्यूरेसी मटेरियल प्रोडक्ट कराएगा, तो इसलिए डाई इज अ बेहतर तरीका है ना, डाई कास्टिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई ये बन गया। दूसरी चीज क्या होती है आपकी, कोल्ड में लेड, जिंक, टिन को छोड़ दो, सब कुछ होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाओगे, ऐसे 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 और ऐसे ही आया, ये इस तरीके से बन के आ गया बच्चे, ठीक है भाई, है ना। एक तरीके से ऐसे समझ लो भाई, जान थोड़ी लोगे ऐसे,
इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लगी हुई है प्लंजर, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करेगा लिक्विड मेटल को, यहाँ पे एंट्री कर जाएगा। तो अगर ये एंट्री कर गया भाई यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड मेटल यहाँ पे आएगा, प्लंजर ने फोर्स लगाया यहाँ पे तो कोल्ड बन गया। तो ये मूवेबल डाई है, इसको मूवेबल डाई लिख देते हैं, और ये क्या होगी आपकी फिक्स डाई होगी। तो मूवेबल डाई है फिक्स डाई। तो भाई फंडेंस क्या होती है, नहीं फंडेंस क्या होती है, सेपरेट अटैच, सेपरेटेड अटैच, फंडेंस सेपरेटेड अटैच। तो सेपरेट अटैच होती है, क्या होती है, बिल्कुल सेपरेट अटैच होती है। तो ये बन गया कोल्ड। तो भाई ये कोल्ड है वो हॉट है, तो यहाँ पे कोई गुज नेक का यूज है नहीं, कोई भी गुज नेक का यूज नहीं है। तो दैट्स मींस अगर मैं कोल्ड और हॉट के बीच में एक चीज बोलूं, तो अगर आप हॉट और कोल्ड के बीच में देखो तो ये गुज नेक है। गुज नेक का यूज क्यों किया जाता है, सपोज करो यहाँ पे आपका एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे यूज करना है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का यूज यहाँ पे करा, तो एल्यूमिनियम क्या करते हैं, जो गुज नेक डाई स्टील का जो मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट कैसे करता है, आप लोग च्युइंगम खाते हो, च्युइंगम फंस गई तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्टिकिंग टेंडेंसी, उसकी कंडीशन क्या होती है, स्टिक कर जाता है, यहाँ पे स्टिक कर जाएगा तो चिपक जाए, और बाहर निकालोगे तो यार पूरे मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो ड्यू टू स्टिकिंग कंडीशन हम एल्यूमिनियम का यूज इस प्रोडक्ट में यूज नहीं करते, हॉट में नहीं करते, सिर्फ किस में यूज करते हैं, कोल्ड में यूज करते हैं। तो ये बन गया कोल्ड में। तो इसका देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या यूज करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का यूज करते हैं, और क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले इसमें, इसलिए फर्नेस इसके साथ अटैच नहीं होती। क्या फर्नेस इसके साथ अटैच नहीं होती, अगर फर्नेस इसके अटैच होगी तो वो कोल्ड है, करेक्ट ना। अब पूछ लेता प्रोडक्ट क्या क्या बने, तो कंबाइन होते हैं, कंबाइन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कंबाइन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कंबाइन प्रोडक्ट क्या हो गए सर, कोल्ड एंड हॉट के, कोल्ड एंड हॉट के कंबाइन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे एक तरीके से एग्जांपल ले लीजिए, एक तरीके से एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल सपोज करो कार्बोरेटर्स पार्ट, कार्बोरेटर पार्ट्स हो गए, या फिर टॉयलेट फिक्चर्स हो गए, फिक्चर्स आप कह सकते हो, टॉयलेट फिक्चर्स हो गए। इस तरीके की जो कंडीशन है वो सब कुछ क्या बनाती है आपकी, सर ये कोल्ड एंड हॉट के दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब कोल्ड में भी बनता है हॉट में भी बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए गेट ने क्या पूछा आपसे डायरेक्टली, आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मैंने पढ़ाया कि सर वो सत्य है कि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन दिखाना पड़ता है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सुटेबल टू कास्ट बाय अ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। किसके बारे में बात कर रहा है भाई, ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो देखो हॉट चैम्बर कास्टिंग में मैंने बताया था ना आपको, लेड, जिंक और टिन का यूज किया जाता है। तो देखो जिंक, टिन, लेड, बस एक का यूज नहीं किया जाता, वो है एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, हॉट चैम्बर में यूज नहीं किया जाता। देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट है आपके, ये कुछ पार्ट बच गए। एक्सपेंडेबल पैटर्न और एक्सपेंडेबल मोल्ड किसमें यूज किया जाता है, ये कराऊंगा कल की क्लास में, ये कराऊंगा मैं कल की क्लास में, और कल है 6। अगर आप इसका आंसर पूछना चाहते हो तो वो होता है, आप बच्चे को मालूम है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो देखो मैं लिख देता हूं पैटर्न कौन कौन सा यूज किया जाता है। देखिए पैटर्न किस किस का यूज किया जाता है, अगर मैं शेल की यूज करता हूं तो पैटर्न होता है कास्ट आयरन का। किसका होता है, कास्ट आयरन। अगर आपको एक्सपेंडेबल पैटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का दूसरा नाम, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का जो दूसरा नाम है वो एक्सपेंडेबल, और यही होता है क्योंकि इसके अंदर ये तो बना होता है वैक्स का। किसका, आप ये लिख लीजिए वैक्स का। तो ये आंसर बन जाएगा वैक्स का या फिर मरकरी का। और इसी प्रोसेस को अगर मरकरी नहीं है तो लोस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है लोस्ट वैक्स प्रोसेस का नाम दिया जाता है, करेक्ट ना। तो ये बन जाता है लोस्ट वैक्स। तो शेल और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो अगर ये पूछे तो एक्सपेंडेबल पैटर्न तो वैक्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अगर प्रीवियस पे आए क्या, कोई छूट तो नहीं गया ये वाला। तो देखो ये फुल मोल्डिंग होती है। तो फुल मोल्डिंग में याद रखना, अगर फुल मोल्डिंग का दूसरा नाम पूछा जाए तो इवेपोरेट, इवेपोरेट, इवेपोरेट कास्टिंग, इवेपोरेट, इवेपोरेटिव, इवेपोरेट हो गया। अरे क्या डिस्पोजल लिख लो यार, इवेपोरेशन, इवेपोरेट, ठीक है। या फिर डिस्पोजल, डिस्पोजल का, या फिर कैविटी लेस कास्टिंग, कैविटी लेस कास्टिंग। इसमें क्या होता है, आपको एक तरीके का पैटर्न चाहिए, जैसे आपने उसमें फायर लगाया उड़ गया,
समझो कैसे, मैं कैसे बना रहा हूं, जैसे लकड़ी का है, लकड़ी का वुड का पैटर्न आपने बनाया, अगर आप उसमें फायर लगाओगे तो यार वो अच्छा नहीं होगा। तो आपने बनाया एक ऐसा पैटर्न जो बनता है पॉलीस्टीरीन का, किसका, पॉलीस्टीरीन का बनता है, एक्सपेंडेबल लिखा ना पॉलीस्टीरीन, तो यहां पे जो पैटर्न बनता है, पैटर्न क्या होता है बेटा, पॉलीस्टीरीन का बनता है, फोम का बनता है, पॉलीस्टीरीन का बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है मोल्ड, जो चारों तरफ होता है, मतलब कैविटी के जो चारों तरफ है वो मोल्ड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पॉलीस्टीरीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीस्टीरीन। तो पॉलीस्टीरीन का पैटर्न बना होता है, तो पॉलीस्टीरीन क्या होता है, जैसे हमने फायर लगाया तो वो इवेपोरेट हो जाता है, घुल मिल गया है ना, डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल गया कैविटी, तो डिस्पोजल हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुरंत आपको कोई बाहर से कोई वुड जैसा होता ना, आपने वुड रखा और चारों तरफ से आपने सैंड लगाई, बाहर निकला, कैविटी बनाएंगे, यहाँ पे क्या किया आपने, पैटर्न रख दिया ऐसे ही, तो ये हो गया, आपने आग लगाया तो कैविटी लेस, तो बिना कैविटी के आपका क्या बन गया, कोई ज्यादा काम करना नहीं है। तो इन सभी को बोलते हैं फुल मोल्डिंग या कैविटी लेस कास्टिंग। देखो लिखा ना फुल मोल्डिंग, कैविटी लेस, पैटर्न इज मेड ऑफ वैक्सेस का होगा, इन्वेस्टन इवोपेक्सी कुछ नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोल्ड हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर CO2 के बारे में बता दो, CO2 में क्या होता है, तो CO2 में क्या यूज करते हैं सर, तो CO2 में हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को पास किया जाता है, क्या CO2 गैस को पास किया जाता है, जिससे क्रिएट होता है सिलिका जेल। क्या क्रिएट होता है, सिलिका जेल। अब ये आपको बताऊंगा टुमारो क्लास में कंप्लीट, किसमें बताऊंगा आपको ये, टुमारो क्लास में। तो टुमारो क्लास होगी चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6 में हम ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा बेटा आपका, एक भी, मुझे नहीं लग रहा कोई एक भी क्वेश्चन आपका छूटा है। तो अब तक के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा लिए, न्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ न्यू क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जल्दी से जाइए इस वाले उस पे कांटेक्ट कर लीजिए हम लोगों को, www.adunkle.com या www.classes.adunkle.com, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बेसिकली हमें कॉल कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं हमारा गेट, तो गेट की क्लास चलती है आपकी 5 PM बच्चे, 5 PM चलता है, और जिसमें अभी चल रहा है प्रोडक्शन। तो गेट की तैयारी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई जेईई की तैयारी कर रहा है तो 3 PM पे क्लास होती है मेरी थर्मो की, तो थर्मो क्लास चल रही है वहां पे, तो आप थर्मो आ जाइए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चल रहा है। तो जेईई की तैयारी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल। अगर किसी बच्चे को नॉन टेक्निकल पढ़ना है, नॉन टेक्निकल वीडियो देखना है, तो वो सरकारी नौकरी पे आ जाइए, सरकारी नौकरी की तैयारी, तो लिखा ना सरकारी नौकरी की तैयारी, बस ये रख दीजिए सरकारी। तो यूट्यूब और टेलीग्राम इन सब के जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए तो ये कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। तो बच्चे आज की क्लास मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी, पढ़िए, लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और बताइए उनको भाई यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वही कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। आप आइए, ज्वाइन करिए और पढ़िए। कल मिलता हूं फिर 3 PM और 5 PM पे 2 क्लासेस के साथ, तब तक आप पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।